हम लोग बैठे हुए हैं सुहेलवा वन प्रभाग के बनकटवा रेंज में, और हमारे साथ हैं बनकटवा रेंज के रेंज अफसर शत्रुघ्न लाल जी। तो आज हम लोग रेंजर साहब से बात करेंगे कि आपके इस रेंज में सुहेलवा वन्य जीव प्रभाग के अंदर जो अलग अलग वन्य जीव हैं, जैसे गिद्ध हैं या और भी जानवर हैं, तो उनकी यहाँ पर क्या स्थिति है, क्या खतरे हैं, उनके समाधान उनका जो है खतरों का वो क्या है। तो चूँकि आप काफ़ी अनुभवी हैं और आप स्वयं व्यक्तिगत तौर पर भी एक वन्यजीव प्रेमी हैं, तो आपके पास इन तमाम चीज़ों पर जानकारियों का खजाना है। तो उसी को आज हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। रेंजर साहब का परिचय स्वयं उनसे ही जान लेते हैं कि आज तक जो सेवा रही है वन विभाग में, कहाँ कहाँ पर आप पोस्टेड रहे हैं। श्रीमान जी, मैं दुधवा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत किशनपुर, पशुविहार, दुधवा और करतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग में निरंतर वन एवं वन्य जीवों के सेवार्थ हेतु कार्य किया हूँ। तो रेंजर साहब, सबसे ज़्यादा लंबी सेवा आपकी कहाँ पर रही है? सबसे ज़्यादा लंबी सेवा हमारी दुधवा टाइगर रिजर्व में रही। दुधवा टाइगर रिजर्व में जी। तो आपको वहाँ पर अलग अलग तरह के वन्य जीवों के साथ काम? हाँ, अलग अलग तरह के और अलग अलग का जैसा जहाँ क्लाइमेट होता उसी के अनुसार वो वन्य जीव वहाँ अपना वास करता है। जी जी। तो आप कतरनिया में रहे, दुधवा में रहे और अभी आप सुहेलवा में हैं। जी हाँ, सुहेलवा में मैं वन्य जीवों की स्थिति और जंगल की स्थिति सबसे बेहतर कहाँ पर आपने देखी? सबसे बेहतर यदि मुझे जहाँ जहाँ मैं मतलब अन्य प्रांतों में भी घूमा हूँ, देखा हूँ जी, तो जितना बढ़िया दुधवा का किशनपुर रेंज है जी, तो किशनपुर सेंचुरी समझ लीजिए दुधवा का कलेजा है। क्या ऐसा वहाँ पर खास है? वहाँ पर लगभग मान लीजिए कि 20% तो जलीय क्षेत्र है जी, और 20-25% फाटा क्षेत्र है और शेष जंगल है और पानी की मात्राएं जो है वो बहुत अच्छी है। नदी का किनारा भी मिलता है शारदा का। जंगल के अंदर कई काफ़ी तालाब, 5-6 तालाब हैं जो वहाँ पानी निरंतर वन्य जीवों को मिला करता है। जी, सबसे बड़ी खूबी वहाँ उस वन्य जीव विहार में ये है किशनपुर रेंज में कि तरह तरह के घासें हैं और फाटा है। वहाँ फाटा प्रबंधन भी किया जाता है। जी, तो फाटे में जब तक ग्रास लैंड हमारा नहीं होगा तब तक वहाँ जानवर चरेगा क्या। जी, और जब जानवर के लिए ग्रासलैंड तैयार किया जाए फिर उसके लिए पानी की व्यवस्था हो जी, और तभी वो जानवर रहेगा। और जब वो जानवर रहेगा तो वहाँ टाइगर भी आएगा। फिर टाइगर को जहाँ भोजन मिलेगा वो धीरे धीरे अपना वास स्थल वही बना लेता है। जी ये है। तो ये जो फाटा आपने बताया, जैसे अगर कोई ना जानता हो फाटा क्या होता है? फाटा होता है कुछ जंगल चलने के बाद घास का मैदान, घास के पता नहीं। घास का मैदान हो और घास के मैदान का जो अपने यहाँ की देसी घासें हैं, भारतीय घासें हैं जिनको प्रकृति ने पुनः दिया है, वही घासों का निर्माण कराया जाए उसमें। जी जी। तो बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा जंगलों से परिचित नहीं होते हैं, कई बार घास के मैदानों को वो बंजर भूमि और ऐसी भूमि के रूप में वो कहते हैं कि ये बेकार ज़मीनें हैं। उनको ये पता ही नहीं है ये बेकार ज़मीन नहीं है। हमारा आपका जैसे घर होता है तो रसोइयाँ अलग होती है, खाना खाने का अलग होता है, बैठने का अलग होता है, लेटरिन करने का अलग होता है। हमसे आपसे ज़्यादा ये वाइल्ड लाइफ होशियार है, इनका भी घर ऐसे ही है। ये जो कहता है कोई व्यक्ति कि ये जगह भूमि बेकार जंगल के अंदर पड़ी, वो बेवकूफ़ है। जी जी। वो हमारे जो वन्य जीव हैं उनके प्रयोग के लिए वो बनाया है प्रकृति ने, हमने आपने नहीं बनाया है। जी जी। प्रकृति ने बनाया है। जी जी। और प्रकृति के अनुसार उनका सीधा संपर्क प्रकृति से ही होता है, उसी के अनुसार वो अपना जीवन यापन करते हैं श्रीमान जी। तो मतलब जंगल खाली घने पेड़ों का आवरण जो है वही नहीं है, बल्कि साथ में ग्रासलैंड्स भी है, वेटलैंड्स भी है, सब कुछ होना चाहिए। वही तो सबसे सुंदर जंगल माना जाता है जहाँ हर तरह तरह के जी जी तरह तरह के वन्य जीव वास व्यवस्था करते हो, तरह तरह के पक्षियाँ रहते हो जी जी जी। और उनको पानी और भोजन की व्यवस्थाएं हो, जी। वही सबसे सुंदर जगह होती है। जी। तो किशनपुर रेंज में आपने ये तमाम चीज़ें एक साथ देखी? जैसा मैंने किशनपुर रेंज में देखा है ऐसा मुझे दुधवा टाइगर रिजर्व के अंदर किसी रेंज, किशनपुर और एक दूसरी और रेंज है दक्षिण सोनारीपुर। जी। 2 रेंजें ऐसी हैं जहाँ पर मैंने दक्षिण सोनारीपुर रेंज में 2006-07 में 7 टाइगर पौन घंटे के अंदर अलग अलग देखा। एक माँ 2 बच्चे और एक मादा और 2 बच्चे और उसका नर, मतलब बराबर के वो चारों थे। दूरी दूरी पर, यहाँ लगभग पौन घंटे के अंदर 3 किलोमीटर पर एक को देखा और 3 किलोमीटर पे मतलब दूसरे को देखा, 4 टाइगरों को। तो 7 टाइगर रिकॉर्ड है मैं अपने जीवन में
1 पौन घंटे के अंदर कहीं नहीं देखा है। ऐसे हमारे किशनपुर में है। किशनपुर में जो भी एक बेल डंडा नामक टाइगर्स है, वो 4 बच्चों से कम कभी देती ही नहीं। 4 बच्चे, 5 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे। और इसलिए किशनपुर में टाइगरों की बढ़ोतरी सबसे ज़्यादा हो गई है। तो किशनपुर में इतना बढ़िया डाइवर्सिटी आपने देखा, और अभी आप यहाँ सुहेलवा के अंदर हैं। जी। तो किशनपुर में अगर सुहेलवा में हम लोग अंतर करें, बहुत बड़ा अंतर है। किन किन चीज़ों में? हर चीज़ में। जंगल तो यहाँ का घना है, जंगल घना है, जी। लेकिन देखिए जंगल में ये देखा जाता है सबसे नीचे घास हो, घास के बाद में हर्ब हो, हर्ब सर्ब हो, उसके बाद झाड़ी हो, झाड़ी के बाद फिर जैसे जामुन हुआ, आपका सिद्धा हुआ, धौड़ी हुई, रोहिणी हुई, इस प्रकार के जंगल हो। फिर आखिरी टॉप पर आपका सागौन हो, साल हो। यो ऐसे करता हुआ जंगल जब नीचे तक आता हो, सबसे बढ़िया अच्छा जंगल माना जाता है। कई लेयर में हो, कई लेयर में, 4-5 लेयरों में जब जंगल बटा होता है तो सबसे अच्छा जंगल माना जाता है। और घास का मैदान जो होता है वो वन्य जंतुओं के लिए होता है। जब तक भोजन नहीं मिलेगा तब तक कोई वहाँ नहीं रुकेगा जानवर। घास के मैदान यहाँ पर घास के मैदान कोई बड़े है ही, 10 हेक्टेयर 15 हेक्टेयर का कोई फांटा ही नहीं है। जी जी जी। कोई घास का मैदान ही नहीं है। जंगल कटा के मैदान बनाया नहीं जा सकता है। पानी की जो है प्राकृतिक व्यवस्थाएं ही नहीं, वहाँ प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं। जी जी जी। तो दुधवा में, दुधवा की किशनपुर रेंज या दुधवा रेंज या सठियाना रेंज या दक्षिण सोनारीपुर, इनका क्लाइमेट के अपोजिट यहाँ बनकटवा रेंज का क्लाइमेट है। अच्छा जी। और तो जब जंगल एकदम भिन्न है तो वन्यजीव भी यहाँ पर नहीं यहाँ पर भिन्न है ना, वन्यजीव तो हैं लेकिन टाइगर का वास स्थल नहीं है। नहीं है। अच्छा, कौन कौन से वन्यजीव यहाँ पर हैं? यहाँ पर मुझे आज तक जो दिखे हैं, नीलगाय, चीतल, काकड़ और खरगोश जी, और आपका पेंथर, लकड़बग्घा, बस यही दिखे। ये सारे देखे हैं जी। और अगर हम लोग पक्षियों में देखें, बड़े पक्षियों में जैसे रैप्टर्स हैं, गिद्ध वगैरह? हाँ, गिद्ध है। जो जब कोई गांव में मृत जानवर हो जाता है जी तो ज़्यादातर जंगलों के किनारे डालाते, जी। तो नेपाल से उड़ान भर करके गिद्ध यहाँ आ जाते हैं और भोजन करने के बाद, क्योंकि यहाँ पानी उनको मिलता नहीं है, जी। तो वहीं कहीं नेपाल के इर्द गिर्द में जहाँ पानी होगा वहाँ भोजन करने के बाद ये अपना स्नान भी करते हैं, नहाते धोते हैं, अपने चोंच को, अपने पंजों को साफ करते हैं। जी जी। तो भोजन तो यहाँ कर लेते हैं, हाँ, हाँ। लेकिन ये वास स्थल यहाँ नहीं बना पाते हैं। अच्छा अच्छा। और जब पानी हो, ऊंचे वृक्ष हो, तो भोजन भी करेंगे, नहाएंगे भी और अपना वास स्थल भी बना लेंगे ये। तो जितने भी जानवर यहाँ मरते होंगे, आसपास मवेशी मरते होंगे या वन्यजीव भी मरते होंगे जी, तो सबको खाकर सफाई का काम गिद्ध ही कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वन्य जीव जो मरा, हर जगह गिद्ध नहीं पहुंच पाता। झाड़ी में मरा तो उसके लिए आपका सियार है, लकड़बग्घा है, जी ये दूसरे के मांस पर आधारित होते हैं। जी जी जी। तेंदुआ है, वो तो मार करके खाता है, कभी कभी कुत्तों को उठा लेता है, भेड़ बकरी उठा लेता है, ग्रामीणों के नज़दीक पहुंच जाता है। जी जी जी। नहीं, अगर सिर्फ गिद्ध की हम बात करें तो जितने भी जानवर मरते हैं, जैसे खुले में कोई जानवर पड़ा है, खुले में पड़ा तो गिद्ध आएंगे जरूर, मतलब आना उनका सुनिश्चित है। निश्चित। हम कई बार देखे हैं यहाँ। हाँ, नहीं, चूंकि अभी उनकी पॉपुलेशन यहाँ नहीं है, नेपाल में है, आप बता रहे हैं। जी हाँ। यहाँ से कई किलोमीटर दूरी पर है। कई साल 10 किलोमीटर की दूरी पर है 10 किलोमीटर। तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि कुछ जानवर मरते हो तो गिद्ध वहाँ तक ना पहुँच पाते हो? हाँ हाँ, ऐसा होता है, होता है। ऐसा होता है। तो उसके लिए जैसे सियार है, लकड़बग्घा है, ये अपना प्रयोग करते हैं वन्य जीवों का। और आज से जैसे अगर आपने क्या इस रेंज में आप आज से 20-30-40 साल पहले आए हैं? नहीं नहीं, कभी मैं नहीं आया। कभी नहीं आए हैं। और मतलब आपके जानने में या रिकॉर्ड्स में क्या ऐसा रहा है कि मतलब ये गिद्ध पहले यहाँ भी वास करते रहे हों? हाँ, वास तो करते रहे होंगे, क्योंकि देखिए गिद्ध जहाँ तक कहते हैं क्या गिद्ध है दृष्टि पारा, गिद्ध और कबूतर दो की दृष्टि बहुत तेज होती है। जी। तो जब यहाँ पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष और बगीचे होंगे पब्लिक में, तो और सेमल के पेड़ होंगे, पीपल के पेड़ होंगे, तो इन पर ज़्यादातर ऊंचे वृक्षों के ऊपर गिद्ध वास करते हैं। जी। अच्छा, कौन कौन सी प्रजातियां गिद्ध की अभी यहाँ हैं? हमने यहाँ पर सिर्फ अपने जो देखा है वो इंडियन वल्चर देखा, इंडियन वल्चर देखा है, भारतीय गिद्ध जिसे कहते हैं। भारतीय गिद्ध देखा। जी। तो भारतीय गिद्ध के अगर हम गुण की बात करें, उनका रहन सहन कैसा है, जीवन कैसा है? हम देखिए किताबी बात नहीं कर रहे हैं, जो मैंने अपने आँखों से देखा है जी जी उसके बारे में मैं बता सकता हूँ। जी जी।
जब कहाँ से आप जानना चाहते हैं? घोंसले से लेकर के हाँ कहाँ? बिल्कुल, उनकी शुरुआत से लेकर उनके प्रजनन से लेकर और उनके जीवन देखिए तक। गिद्ध वर्ष में सर एक ही, ज़्यादातर एक ही बच्चा तैयार करता है, एक ही अंडा देता है। रेयर में कहीं दो अंडे रखते, वो बात अलग है। तो मादा जो है वो अपने घोंसले को तैयार करती है बहुत ऊंचे चोटीदार वृक्ष के ऊपर, और चोंचों से डालें काट करके ला करके पतले पतले को बड़ा घोंसला बनाती है, जो कि सर्प वगैरह न वहाँ तक पहुँच सके, निगरानी भी रखती है। और जब मादा हीट पर होगी तो एक जैसे बोलेगी चिल हा बहुत जोर बोलती है, तो उसकी आवाज़ से दूर बैठा गिद्ध हमसे आपसे ज़्यादा ये होशियार होते हैं। उसकी आवाज़ वो पहचान जरूर लेगा, या कोई ऐसी तरंग गति निकलती हो, वो तो परमात्मा जाने कैसा क्या, तो गिद्ध वहाँ से उड़ करके चलेगा। जहाँ मादा बैठी होगी फिर यहाँ बोलना चालू करेगी, गिद्ध उड़ करके ऊपर से आएगा, 6-7 राउंड मारेगा ऊपर, और धीरे 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 उतर करके नीचे वो आ जाता है, घोंसले के पास बैठ जाएगा। फिर दोनों नर और मादा घोंसले में पहले से उपस्थित है जी दोनों एक दूसरे से चोंच लड़ाएंगे। जी। लंबी गर्दन होती, खूब हिला हिला के चोंच लड़ाते हैं ये दोनों। चोंच लड़ाने के बाद में जब गिद्ध का मौसम बन जाएगा तो, और जो ही इशारा इनका क्या होता है, मैंने तो नीचे से देखा है पेड़ के, क्या आप कर रहे हैं, गिद्धनिया पंख फैला देगी और गिद्ध इसके ऊपर चढ़ जाएगा जी। और गिद्ध भी पंख फैला देता है, मतलब चारों पंख एक में चिपका लेंगे, दोनों के पंख चिपक जाएंगे। जी। और पंख चिपक जाने के बाद में अपनी चोंच से गिद्धनिया नर जो मादा होती है उसके यहाँ खोपड़ी के ऊपर जो मांस होता है और उसमें बाल होते हैं उसको पकड़ लेता है जी। और लगभग उसको आप समझ लीजिए 10 से 15 मिनट तक उसके ऊपर ही वो रहेगा जी। और मादा गिद्ध बहुत जोर जोर की आवाज़ चिल्लाएगी, बहुत जोर जोर की आवाज़ करेगी। उसके बाद में जब उसको छोड़ देगा फिर घोंसले के पास बैठेगा तो खूब पंख फड़फड़ाएंगे दोनों अपने अपने, और उसके बाद में नर गिद्ध बस जो ही उड़ेगा उसके पीछे मादा उड़ेगी, 6-7 राउंड खूब मारेगी। उसके बाद में राउंड मारते मारते फिर पता नहीं किधर को चली जाएगी, किस दिशा को गई, जा करके वो अपनी कहाँ चली जाती, यहाँ तक मैंने अपनी आंखों से देखा। इंडियन वल्चर को, जिसको भारतीय गिद्ध कहते हैं, उसको मैंने देखा। जी जी। और इसके अलावा हर तरीके के जो मतलब कैरकस है उन पर ये फीड कर लेते हैं। हाँ हाँ। अगर मान लीजिए कि एक गाय मर गई जी, तो कितने लगभग एक साथ गिद्ध आ जाते हैं उनको खाने? देखिए गाय मर गई खाने पर जिनको जहाँ तक सूचना मिल जाती है, और जनसंख्या के अनुसार धीरे धीरे कम होती चली जा रही है गिद्धों की जनसंख्या। तो रेंजर साहब, आप जब से यहाँ पर हैं सोहेलवा में, आपने जंगल को देखा है जी, तो जंगल में क्या क्या समस्याएं आपको दिख रही हैं? देखिए जंगल में सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर लेंटाना जो फैल चुका है पूरे जंगल में, ये जंगल को बर्बाद कर रहा है, भूमि को बर्बाद कर रहा है, घास उगने नहीं देता है। 3 प्रजातियाँ ऐसी, एक लेंटाना, एक बेंदू और एक कुश। ये इनका अगर जो संवर्धन किया जाए तो कम से कम 5 वर्ष तक बराबर, क्योंकि इनकी इतनी भी यदि जड़ बच जाएगी तो पुनः फिर विकसित हो जाते हैं। और जब तलक जमीन से, कुछ की तो समझ लीजिए 2.5 फुट नीचे तक जाती है, 3 फुट तक पहुंच जाती है जी। और बाकी इनकी जड़ें वही 1 फुट के अंदर रहती है, लेकिन अपस्थानिक फैल जाती है चारों तरफ। इतनी भी अगर जो गांठ बच जाती है तो पुनः विकसित हो जाते हैं। जंगल को बर्बाद करने में तीनों प्रजातियाँ काफ़ी नुकसान जंगल का हो रहा है। तो सोहेलवा में ये प्रजातियां जो हैं, लेंटाना है, कुश है, और आपने एक और बताया बेंदू। तो इनके कारण जंगल जो है दोबारा वो पूरी तरह से पनप नहीं पा रहा है। और इसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ वन्य जीवों के मामले में, तो और कौन कौन से ऐसे मानवीय हस्तक्षेप है या मानवीय कारण है जो जंगल के विघटन के लिए जिम्मेदार हैं? देखिए ऐसा है, मैंने जो अनुभव किया इतने दिन में, यदि नेपाल का नज़दीक का होना सबसे ज़्यादा खतरनाक ये है। यदि हमारे यहाँ से कोई पक्षी भी उड़ करके नेपाल चला जाता है जी, तो घूम के दोबारा नहीं आता। यहाँ की स्थितियाँ खराब है, वहाँ की अच्छी है इसका? नहीं, ऐसा नहीं जी। वहाँ उनका विदोहन होता है, शिकार होता है। तो एक तो दोनों तरफ अगर प्रजातियों का जो संरक्षण है अगर दोनों तरफ सुनिश्चित हो, हाँ, तो ये बच सकता है। और इसके अलावा और ऐसे कौन कौन से अगर उपाय अपनाए जाएं
तो जंगल को बचाया जा सकता है? देखिए, जंगल को बचाना शासन सख्त हो, जी और जब हर कर्मचारी नीचे से ऊपर तक सत्य, निष्ठा और ईमानदारी से काम करेगा, तभी जंगल बचेगा। जी। और अगर ये तो बात रही शासन की, प्रशासन की, और अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर कोई जैसे वन्य जीव प्रेमी है, वन प्रेमी है, वो योगदान देना चाहे तो वो क्या दे सकता है? वो योगदान देना चाहें बेचारे, वो तो सब कुछ हमारी मदद ही करते रहते हैं, जी जी लेकिन उनकी मदद को हम आभास तो करें। जी अन्य भी जो भी एजेंसियां हैं, कुछ न कुछ वो दान के रूप में दिया करती हैं, जी लेकिन कर्मचारियों में स्तर तो सही होना चाहिए। जी जी। और अगर ये देखा जाए मानव और जंगल के बीच में जो एक संघर्ष है, जी वन्य जीवों के ही नहीं बल्कि जंगलों के और जी हाँ, मानव वन्य जीव संघर्ष, मानव वन्य जीव संघर्ष। तो इसकी क्या स्थिति है सुहेल भाई? देखिए सर, जहाँ जब तक मेरा सोच और विचार है कि जब तक इस भूमंडल के ऊपर, मैं भारतवर्ष की नहीं बात कर रहा हूँ, जब तक भूमंडल के ऊपर वन और मानव रहेगा, तब तक संघर्ष समाप्त हो ही नहीं सकता। जी राजा हरिश्चंद्र गए थे शिकार खेलने के लिए बाराह का, रामचंद्र जी शिकार खेलने के लिए गए हिरण का। तो मानव वन्य जीव संघर्ष आज नहीं, आज से चला रहा है। जी इसको कम किया जा सकता है, जी। शून्य नहीं हो सकता ना। जब मानव जंगल में जाएगा तो वन्य जीव हमारा बाहर आएगा। जी पहले मानव ही अपने को सुधार ले। बिल्कुल। यदि जंगल के अंदर न जाए तो हमारा वन्य जीव जंगल छोड़ के नहीं जाएगा, उसका भोजन प्रबंध यही मिल जाएगा। जी जी जी। तो हम जंगलों में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें तो जंगल के जानवर बाहर नहीं आएंगे। सवाल ही नहीं उठता है। और इस जानवर भी, वाइल्ड लाइफ कोई भी हो श्रीमान जी, वो एकांतवास स्थल चाहता है, उसको डिस्टर्बेशन ना हो। जी, हर कोई चाहता है, तभी हर कोई चाहता है। तो और यहाँ पर जो गांव है, जैसे जंगल के बीच में गांव है, जंगल के किनारे गांव है, तो यहाँ पर इनको अगर जैसे किसी को जागरूक करना हो, जाकर इनको समझा कर अगर हम संघर्ष को कम करना चाहें तो ऐसे कौन कौन से बिंदु उठा सकते हैं इनके? देखिए, जैसे इनको समझाने की बात है तो बिंदु उठाए कि भैया ऐसा जंगल के अंदर मत जाओ, हमारे जानवर बाहर निकलते हैं। जी नंबर 2 कि अगर जो गन्ने में पहुंच जाता है तेंदुआ, तो गन्ना काटने जाओ तो 3-4 लोग जाओ, बाजा बजाओ वहाँ पर, यहाँ कोई मतलब ध्वनि प्रदूषण ध्वनि होती रहे, आवाज़ करते रहो। बच्चों को शाम सुबह बाहर न निकलने दो, यदि निकलते स्कूल जाते टोली के साथ में जाएं। यही सब इन लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। अच्छा, आपकी सेवा में आज तक आपने मतलब ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु देखे हैं जो जंगल को बेहतर बना सकते हैं? मतलब आपका अनुभव क्या रहा है आपकी इस पूरी सेवा में? देखिए, जंगल को जब तक कर्मचारी एकजुट हो करके और शासन भी साथ दे, लेकिन जब तक हमारा सोच और विचार है कि मानव रहेगा और जंगल रहेगा, तब तक ये विदोहन जरूर इसका थोड़ा थोड़ा होता है, क्योंकि मानव की भी कुछ आवश्यकताएं होती हैं। जी। कुछ नहीं खाएंगे तो अगर जो किसी की पट्टी टूट गई तो इतनी मोटी काट के ले आएंगे। जंगल सदैव कुछ न कुछ सब कुछ दे ही रहा है हम लोगों को। जी। तो अगर वर्तमान हाल को देखा जाए, अभी जो हाल है, तो भविष्य को आप कैसे देखते हैं? सुहेलवा आज से 10 साल बाद कैसा रहेगा? हमारे समझ से सुहेलवा का जो अस्तित्व है धीरे धीरे मिटता ही रहेगा। 10 साल बाद स्थिति और खराब हो जाएगी। और खराब होंगी। तो इसके बारे में फिर हमें बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। हम तो मनाते जो कल होना हो आज होने लगे, मैं तुम अति उत्तम मानता हूँ। जी जी। कहा था ये शेख तू अपनी देख, जब हम स्वयं सुधर जाए तो सब सुधरने लगे हैं धीरे धीरे। जी जी जी। बस इतना ही काफ़ी है। तो धन्यवाद रेंजर साहब। रेंजर साहब ने अपने अनुभव और तमाम चीज़ें हमें बताई, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। और आशा करते हैं कि हम लोग इन बातों पर और गौर करेंगे और कुछ ज़रूरी परिवर्तन लाकर अपने जीवन में हम लोग वन्य जीवों को बचाने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि इनको बचाना कोई हॉबी वाला काम नहीं है, बल्कि ये हमारे अस्तित्व के लिए ज़रूरी है। वो बचेंगे तभी हम बचेंगे।